सबसे पहले मेरी तरफ से सारे बच्चों को सलाम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो व्हाट इज जीनोम? पहले हम देखेंगे जीनोम क्या होता है। एक सेल के अंदर बेटा, चाहे आप प्रोकैरियोटिक सेल देखिए चाहे यूकैरियोटिक सेल देखिए, अगर आप बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की या यूकैरियोटिक सेल की, इस सेल को कंट्रोल करने के लिए होता है डीएनए। आपको पता है डीएनए जो होता है इट इज कंपैक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। बैक्टीरिया में उसको हम बोलते हैं प्रोक्रोमोसोम। एवरी सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट कैन कोड फॉर ए प्रोटीन और ए पॉलीपेप्टाइड दैट इज कॉल्ड एज जीन। तो ये जो डीएनए होता है इट इज प्रेजेंट, इट इज कंपैक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मली इन ए सेल। अगर आप कहेंगे कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज जीनोम? जीनोम मीन्स टोटल डीएनए प्रेजेंट इन ए सेल। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ ए डिप्लॉयड सेल, एक डिप्लॉयड सेल में हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती है। एवरी क्रोमोसोम हैज गॉट इट्स होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड एवरी क्रोमोसोम bears the genes. Those genes are made up of DNA and all the DNA, या मैं कहूंगा टोटल डीएनए that is present in a cell that is called genome. अगर आप देखेंगे गैमीट्स के अंदर जो हैप्लॉइड होते हैं उनमें भी वही जीन्स होंगे, बट देयर विल बी अ सिंगल सेट दैट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ये वो जीनोम हम कहेंगे टोटल डीएनए प्रेजेंट इन ए सेल। तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 1990 में इन द यूएसए में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया दैट वाज नेम्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इट वाज ए मल्टी-बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट। बहुत ही वास्ट बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का मुद्दा मकसद क्या था? इस प्रोजेक्ट का मुद्दा मकसद था कि इसके एम्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये जो स्टार्ट किया गया 1990 में, इसके ऑब्जेक्टिव्स या इसके एम्स जो थे, सबसे पहले ये था कि टू नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीन्स। एक ह्यूमन सेल में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जीन्स। Then it is another main objective was to know the total number of genes as well as to know the location of every gene. हर एक जीन की लोकेशन जानना थी। कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पर होता है, कहां इसका लोकस है। दूसरा, टू नो द फंक्शन ऑफ एवरी जीन। हर कोई जीन क्या काम करता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, तो ये भी जानना था। इसके अलावा हर एक जीन की सीक्वेंसिंग या हर एक जीन का कंपोजिशन या सीक्वेंस ऑफ बेसिस, हर एक जीन का कंपोजिशन किन बेसिस से, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन ए जीन। एक जीन का कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज द बेस सीक्वेंस प्रेजेंट इन द जीन। इसका ये भी जानना एक मकसद था, एक ऑब्जेक्टिव ये था कि व्हाट आर द जीन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द जेनेटिक डिजीजेस। कुछ डिजीजेस हैं जो जेनेटिक हैं, वो देखना था कि वो कौन से जीन्स हैं कि जो जेनेटिक डिजीजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनकी वजह से जेनेटिक डिजीजेस होती हैं।
इसका एम और ऑब्जेक्टिव ये था कि उन जीन्स को पता किया जाए और देख सकते हैं कि जीन थेरेपी के ज़रिए उन जीन्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है, ये डिजीज़ जो होती है इसको रेक्टिफाई की जाए। इसके अलावा ये जो यहाँ से इंफॉर्मेशन निकले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, जो इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन नॉलेज यहाँ से निकले, उस नॉलेज को यूज़ करना है, उस नॉलेज को यूज़ करना है फॉर रिसर्च and other applications like medicine. तो बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इट वाज अ वेरी ब्रॉड प्रोजेक्ट, इट वाज अ वेरी वास्ट प्रोजेक्ट। इसका बजट जो था इट वाज ऑलमोस्ट $9 billion and it was funded mainly by National Institute of Health USA. याद रखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इट वाज फंडेड मेनली बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए, although later on many other countries joined. उसके बाद यूएसए के अलावा इसमें और सी कंट्रीज ने ज्वाइन किया, जैसे चाइना है, इसी तरह जर्मनी है, इसी तरह क्या बोलते हैं फ्रांस है, इसी तरह यूके है, इसी तरह जापान है। ये 5 कंट्रीज जो थी ये भी फिर इसमें एक्टिवली कंट्रीब्यूट करती रही। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में लॉन्च किया गया, इट वाज सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड इन 2015, इट वाज सॉरी 2005। 15 साल का प्रोजेक्ट था और 2005 में इसकी डेडलाइन जो थी इट हैज टू बी कंप्लीटेड इन 2005, बट it was completed well before in time in 2003, अप्रैल 2003 में ही कंप्लीट किया गया, लेकिन ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया गया इन 2006। याद रखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है which was launched by USA, which was launched by USA in 1990. It was a multi-billion project. It was given a period of 15 years to be completed, but it was completed much before time. It was to be completed in 2005, but it was practically completed in 2003 and officially it was declared in 2006. इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जानना है कि ह्यूमन सेल में कितने जीन्स हैं, ह्यूमन सेल में ये जो जीन्स हैं इनकी लोकेशन कहाँ है, ह्यूमन सेल में ये जो जीन्स हैं ये फंक्शन कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन सेल्स में ये जो जीन्स हैं इनका कंपोजिशन क्या है, इनकी बेस सीक्वेंस क्या है, अगर ये म्यूटेट होते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में क्या कैसे होते हैं, म्यूटेटेड फॉर्म में कैसे होते हैं। इसका ये भी था कि मुद्दा व मकसद कि ये जो जीन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द जेनेटिक डिजीजेस वो देखना था, उनकी लोकेशन को देखना था, उनका एक्सप्रेशन समझना था, ताकि जेनेटिक डिजीज जो होती है उनको किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह इसका मुद्दा व मकसद ये था कि जो इसका नॉलेज जो यहाँ से हासिल हो जाए उसको स्प्रेड करना, टू डिसेमिनेट द नॉलेज throughout the world for research purposes and to be used for other applications like medicines and other allied sectors. इसका एम और ऑब्जेक्टिव ये भी था जो मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, जनरली ई कोलाई होता है जो हम यूज करते हैं जनरली इन बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर पर्पसेस, इसी तरह जेनेटिक्स में ड्रासोफिला को हम यूज करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल जो है उसको भी मैपिंग करना था, उसकी भी सीक्वेंसिंग करनी थी। इन शॉर्ट में यह कहता हूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इट इज मेन ऑब्जेक्टिव वाज द जीन सीक्वेंसिंग, ह्यूमन सेल में जो जीन्स हैं इनकी सीक्वेंसिंग करना, इनकी लोकेशन देखना, इनका कंपोजिशन देखना, इनका बेस स्ट्रक्चर देखना।
क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि हर एक जीन की लोकेशन कहाँ है, फंक्शन कैसे करता है, एक्सप्रेस कैसे कर सकता है, देन वी कैन गो अकॉर्डिंगली इन द मेडिसिन फील्ड सो दैट द अल्टरेशन ऑफ द जीन मे बी अल्टर्ड इफ इट बिकम्स एबनॉर्मल। सो इसके रिजल्ट्स जो हैं, फिर इसके रिजल्ट्स जो 2006 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, तो इसके मेन फाइंडिंग्स क्या थे, इसके रिजल्ट्स क्या थे। तो बेटा याद रखिए, द मेन रिजल्ट्स व्हिच वर ओवर देयर, इसके जो रिजल्ट्स देखे गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेन रिजल्ट्स। सबसे पहला रिजल्ट इसमें यह देखा गया कि 1990 से पहले ऑलमोस्ट कहा जाता था that there are almost 80,000 genes present in human cell. Some believed that there are more than 1 lakh. Some believed that there are 50,000, 80,000 genes. But Human Genome Project ने ये साबित कर दिया that there are almost 20,000 genes present in the cell. There are almost 20,000 genes present in a human cell. More appropriately, if I say, as per Human Genome Project, there are 22,287 genes in a human cell. एक ह्यूमन सेल जो होती है उसमें 22,287 जीन्स होते हैं। तो दूसरी बात ये पता सामने आ गई इससे कि अगर एक ह्यूमन सेल में 22,287 जीन्स होते हैं, तो दूसरी बात जो इससे पता चली कि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और there are almost 20,000 genes or 22,287 genes. That means every chromosome possesses a number of genes. That means हर एक chromosome, each chromosome is made up of or contains many genes. तो ये दूसरा पॉइंट इससे सामने आ गया कि पहला पॉइंट था कि अरे भाई सब ह्यूमन सेल्स में बहुत सारे जीन्स होते हैं, हजारों में 30,000, 40,000, 80,000, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया देयर आर ओनली 22,287 जीन्स। तो इससे ये बात सामने आ गई कि अगर 46 क्रोमोसोम्स हमारी सेल में है एंड देयर इज सच नंबर ऑफ जीन्स, तो इट मीन्स हम कहते हैं जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, तो जाहिर सी बात है एवरी क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ मेनी जीन्स। इज दैट क्लियर? इसी तरह इसमें एक और बात सामने आ गई, वो ये थी कि एक क्रोमोसोम जो होता है उसमें जीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। जीन्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सामने आ गई बात कि क्रोमोसोम पर जीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। कुछ एरियाज होते हैं जहां पर जीन्स की डेंसिटी हाई होती है और कुछ एरिया होते हैं जहां पर जीन्स की डेंसिटी कम होती है। तो देखा गया एक क्रोमोसोम पर होते हैं कुछ एरियाज जिनको हम बोलते हैं जीन रिच एरियाज, और देयर आर सम एरियाज which are called as gene deserts. याद रखिए, there are some areas which are called gene rich areas. For example, हम उनको आज बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम 11th में, तो हम उसको बोलते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर्स आर द जीन रिच एरियाज। क्रोमोसोम पर जो बीड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमोमियर्स कहते हैं, दे आर द जीन रिच एरियाज। इसी तरह आपने सुना होगा सेंट्रोमियर। इसी तरह बेटा आपने सुना होगा टीलोमियर, क्रोमोसोम के ऊपर एक कैप जैसी होती है एंड्स पर। दीज आर कॉल्ड एज जीन डेजर्ट्स। तो ये बात सामने आ गई कि क्रोमोसोम जो होता है उस पर जीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। देयर आर सम जीन रिच एरियाज एंड देयर आर सम जीन डेजर्ट्स।
Gene rich areas are particularly called chromomeres, and gene deserts are particularly centromere and the telomeres. सेंट्रोमियर आपको पता है, टेलोमियर भी आपने पढ़ा होगा 11th में. इसी तरह से एक और बात ये सामने आ गई कि ये जो सेल्स होती हैं ह्यूमन सेल्स में, सबसे ज्यादा जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पर होते हैं. क्रोमोसोम नंबर 1 जो है इट बियर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स, एंड क्रोमोसोम नंबर Y इट बियर्स लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स. क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है इट बियर्स 2968 genes, and chromosome Y, which is present in only males, it only bears 231 genes. 231 genes. याद रखिए, maximum number of genes are present on chromosome number 1 and minimum number of genes are present on chromosome number Y. Chromosome number 1 contains 2968 genes and chromosome number Y contains only 231 genes. It was also seen in this project, इसका एक और रिजल्ट ये आ गया कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, the density of the genes in the on the chromosome it varies. ये देखा गया कि क्रोमोसोम पर जो जीन्स की डेंसिटी होती है ये वैरी होती है. तो देखा गया जो क्रोमोसोम नंबर 19 है इस पर हाईएस्ट डेंसिटी होती है जीन्स की, याद रखिए, हाईएस्ट डेंसिटी. और क्रोमोसोम नंबर 13 जो होता है इस पर होती है लोवेस्ट डेंसिटी, याद रखिए. Highest density of genes is found on chromosome number 19 and lowest density is found on chromosome number 13. Is that clear? इसी तरह ये देखा गया कि ये जो डीएनए होता है एक यूकैरियोटिक सेल में, देखा गया कि जो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 3 into 10⁹ base pairs. The DNA present in a human cell is made up of almost 3 into 10⁹ base pairs, or I can say it is 3 billion base pairs. एक ह्यूमन सेल के डीएनए में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं. 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं. यह भी देखा गया कि ह्यूमन सेल जो होती है, देखा गया मैक्सिमम देयर आर 3 बिलियन बेस पेयर्स. और देखा गया आउट ऑफ द टोटल डीएनए प्रेजेंट इन द सेल only 2% DNA is coding, which codes for the proteins. 98% of the DNA is non-coding, that is called as junk DNA. तो ये सामने आया कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द डीएनए इन ए सेल इज जंक. इट इज फंक्शन इज स्टिल नोन, एंड जो प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको प्रोड्यूस करने वाले जो जीन्स हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन द 2% ऑफ द डीएनए. Only 2% of the DNA is coding, while is 98% of the DNA is non-coding, that you call a junk DNA. Is that clear? तो दूसरी बात ये समझ में आई कि 99% of the DNA is similar between all the human beings in the world. There is only variation. Human beings के अंदर जो variation है it is only due to 1% of the DNA. 99% of the DNA is similar in all human beings. The variation is found only due to the presence of 1% the DNA. जो हम आगे देखेंगे जिसको हम बोलते हैं tandem repeats, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको VNTRs, वो आगे हम देखेंगे. फिलहाल आप याद रखिए 99% DNA जो होता है that is similar in all human beings. The difference in the DNA between the two human beings in the world it is almost 1%. ये बात भी सामने आई, क्या आया सामने? ये बात भी सामने आई बेटा कि जनरली जो जीन्स होते हैं
एवरेज साइज एक जीन का होता है 2500 बेस पेयर्स। दिस इज द एवरेज साइज ऑफ ए जीन। याद रखिए, एवरेज साइज ऑफ ए जीन इट वाज फाउंड टू बी 2500 बेस पेयर्स, और यू कैन से 2.5 किलो बेस पेयर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 किलो मीन्स 1000 kbp। लेकिन सबसे बड़ा जीन जो देखा गया दैट वाज फाउंड, उसका नाम है मस्क्यूलर, एक जीन है दैट इज नोन एज मस्क्यूलर डिस्ट्रोफिन जीन, जो है इट इज मैक्सिमम, इट इज लार्जेस्ट in size. It contains 24,000 kilo base pairs, while as smallest gene was found that it is TDF। आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है, हमने टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, हमने क्लास में, हमने स्कूल में पढ़ा है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम। ये सबसे छोटा जीन होता है, एंड दिस जीन इज ओनली 14 बेस पेयर्स। 14 बेस पेयर्स, smallest gene, testis determining factor, and this muscular dystrophin gene, largest gene, which is made up of 24,000 kilo base pairs। इसी तरह एक और बात ये सामने आ गई कि, तो बेटा मैं इसको थोड़ा समराइज कर लूं, इसलिए मैं यहाँ मिटा नहीं रहा हूं। एक और बात ये सामने आ गई कि ये जो डीएनए एक जीन जो होता है, जिसको हम बोलते हैं द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन कोड फॉर अ प्रोटीन, ये देखा गया कि अगर बेटा ये जीन एक है, सपोज दिस इज ए जीन, सपोज यहां से यहां तक एक जीन है, तो देखा गया इन मोस्ट ऑफ द जीन्स देयर इज अ कोडिंग पार्ट एंड नॉन कोडिंग पार्ट। सपोज यहां पर मैं कहूंगा दिस इज नॉन कोडिंग पार्ट एंड these are this and that they are coding part। देखा गया कि in most of the genes there are present one or more non-coding parts। The coding part is called as exon, which produces mRNA। non-coding part जो होता है that is called intron। तो बेटा याद रखिए, 10th पॉइंट याद रखिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये पता चला कि हर एक जीन के अंदर कुछ नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं जिनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं, और कुछ कोडिंग पार्ट्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं जिनको हम एक्सॉन्स कहते हैं। और देखा गया द नंबर ऑफ एक्सॉन्स, दीज नॉन कोडिंग पार्ट्स जो होता है इट वेरीज। नंबर ऑफ नॉन कोडिंग पार्ट्स जो होता है इट वेरीज। तो देखा गया कि सबसे ज्यादा ये जो क्या कहते हैं, 11th पॉइंट में यहां लिखूंगा, जो नॉन कोडिंग पार्ट्स जो होते हैं सबसे ज्यादा ये मिलेंगे आपको एक जीन में विच कोड्स फॉर टाइटिन। एक प्रोटीन होता है हमारे मसल्स में दैट इज कॉल्ड टाइटिन। तो जो जीन है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टाइटिन, दैट जीन कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ इंट्रॉन्स। उसमें बहुत ही ज्यादा इंट्रॉन्स होते हैं, 234 इंट्रॉन्स। और ये भी देखा गया द जीन्स विच कोड फॉर हिस्टोन्स दे डू नॉट हैव इंट्रॉन्स। वो जीन्स जो हिस्टोन्स के लिए कोड करते हैं, आपको पता है डीएनए पैक होता है, क्रोमोसोम बन जाता है, तो उस पैकिंग के लिए जो प्रोटीन चाहिए दोज आर द कॉल्ड हिस्टोन्स। और हिस्टोन प्रोड्यूस करने के लिए जो जीन्स हैं वहां पर कुछ इंट्रॉन्स नहीं है। इज दैट क्लियर? इसी तरह एक और बात सामने आ गई कि एक ऑर्गेनिज्म
का जो साइज होता है, एक ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है, दैट हैज नो रिलेशन विद इट्स डीएनए कंटेंट। याद रखिए, ह्यूमन जीनोम में एक और बात ये बड़ी सामने आई कि ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब इन्होंने ड्रोसोफिला का डीएनए सीक्वेंस किया, इसी तरह बैक्टीरिया का डीएनए सीक्वेंस किया, इसी तरह ये ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस हो गया, तो फिर पता चला कि ऑर्गेनिज्म का जो साइज है, इट हैज नो रिलेशन विद द डीएनए कंटेंट प्रेजेंट इन द सेल, जिसको हम बोलते हैं, याद रखिए बेटा, दैट इज कॉल्ड सी वैल्यू पैराडॉक्स। याद रखिए, सी वैल्यू पैराडॉक्स। सी वैल्यू पैराडॉक्स मीन्स the size of an organism does not bear any relation with the DNA content present in its cell। ये नहीं है कि कोई एनिमल बड़ा है, कोई प्लांट बहुत ही बड़ा है तो उसके अंदर डीएनए बहुत ज्यादा होगा। अगर आप देखेंगे, इट वाज रिवील्ड दैट ह्यूमन सेल जो है, it contains only 2.5 times more DNA than Drosophila melanogaster, and it only contains 6 times more DNA than E. coli। एक ह्यूमन सेल में ई कोलाई से सिर्फ 6 गुना ज्यादा डीएनए होता है, या ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर जिसको आप फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उससे ज्यादा डीएनए सिर्फ 2.5 टाइम्स ही होता है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर एक फ्रूट फ्लाई इतनी छोटी, लेकिन हमारा साइज इतना बड़ा, स्टिल वी हैव ओनली 2.5 टाइम्स मोर डीएनए देन इट। बैक्टीरियल सेल इनविजिबल है, माइक्रोब है, लेकिन हमारा डीएनए ओनली 6 टाइम्स वी हैव मोर डीएनए देन दैट। तो दैट मीन्स size of an animal does not bear any relation with the DNA content present in the cell, that is known as C value paradox। Is that clear? So these were main observations, the results which the Human Genome Project gave at this time. I can tell you that Human Genome Project has given us a vast information। It has given us the vast information। अगर हमारे पास एक बुक हो और उस बुक में 1000 पेजेस हो और हर एक पेज पर 1000 लेटर्स हो, तो वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो इंफॉर्मेशन ली गई है, अगर वो हम बुक्स में लिखेंगे, पब्लिश करेंगे, हर एक बुक के 1000 पेजेस होंगे, हर एक पेज पर 1000 लेटर्स होंगे, इट विल टेक अस 3300 बुक्स। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मदद से हमें पता चला है कि व्हाट आर द जीन्स व्हिच आर responsible for causing genetic diseases, what are the genes which are responsible for causing cancers। Now after some time, when the information will evolve more and more, humans will be able to control the genetic diseases, humans will be able to know what are the causes when the cells become cancers, we will be able to tailor the DNA of human beings, जैसे थोड़ा हो रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। So that was all about Human Genome Project, a mega billion project, a multi-billion project, a mega project which was launched by USA. Then later on it was also joined by China, Japan, UK, France, Germany। तो फिर मैंने आपको कहा कि इसके मुद्दा व मकसद क्या था और इसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो बेटा आई हैव डिस्कस्ड द रिजल्ट्स वन बाय वन। तो पहले मैंने कहा कि इट वाज बिलीव्ड दैट देयर आर ऑलमोस्ट 80,000 जीन्स, देन इट वाज प्रूव्ड दैट देयर आर जस्ट approximately 20,000 genes present in the human cell। exact number is 22,287 genes। तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स ही हैं, और जब जीन्स इतने सारे हैं, दैट मीन्स हर एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स होंगे। फिर मैंने कहा कि क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स होते हैं, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर आर सम जीन रिच एरियाज जहाँ जीन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल क्रोमोमियर, एंड देयर आर सम जीन डेजर्ट्स जहाँ जीन्स की डेंसिटी कम होती है या नहीं होते हैं।
जैसे सेंट्रोमियर होता है, जैसे टीलोमियर होती है। इसी तरह मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा जीन्स क्रोमोसोम नंबर 1 पर होते हैं और सबसे कम जीन्स क्रोमोसोम Y पर होते हैं। फिर मैंने आपको कहा हाईएस्ट डेंसिटी होती है क्रोमोसोम नंबर 19 में और लोवेस्ट डेंसिटी होती है क्रोमोसोम नंबर 13 में। इसी तरह मैंने आपको कहा कि total number of base pairs in the human genome is 3 billion base pairs, 3 into 10 raised power 9 base pairs। और ये मैंने आपको कहा कि हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए है उसमें only 2% is the coding and 98% is non coding। उस नॉन कोडिंग डीएनए को हम बोलते हैं जंक डीएनए। और साथ में आपको याद ये रखना है कि 99% of DNA is similar in all human beings। The variation if there is present between the human beings that is only due to 1% of the DNA। फिर मैंने आपसे ये कहा कि मैक्सिमम जो जनरली एवरेज साइज होता है जीन का, एवरेज साइज ऑफ ए जीन इज 2.5 किलो बेस पेयर और 2500 बेस पेयर्स। लेकिन सबसे बड़ा जीन जो है दैट इज मस्क्यूलर डिस्ट्रोफिन जीन मेड अप ऑफ 24,000 किलो बेस पेयर्स एंड टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर स्मॉलेस्ट जीन कंटेनिंग ओनली 14 बेस पेयर्स। फिर मैंने आपको कहा एक जीन में आपको मिलेंगी नॉन कोडिंग पार्ट्स और कोडिंग पार्ट्स। कोडिंग पार्ट्स को हम बोलते हैं एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग पार्ट्स को बोलते हैं इंट्रॉन्स। दीज नॉन कोडिंग पार्ट्स उनकी फंक्शन क्या है दैट इज स्टिल नॉट नोन फुली, लेकिन देखा गया है अगर इनको रिमूव करेंगे एक जीन में तो जीन अपनी फंक्शन खो देता है। ये जो नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं, नॉन कोडिंग मीन्स दे डू नॉट कोड फॉर एमआरएनए, ये एमआरएनए प्रोड्यूस नहीं करते, दे डू नॉट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। तो देखा गया कि नंबर ऑफ इंट्रॉन्स is highest in the titin gene which has 234 introns, while as the genes which code for histones they do not contain any इंट्रॉन्स। और साथ में आपको मैं ये बताता जाऊँ कि ये सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये सामने आई कि एक एनिमल का, एक ऑर्गेनिज्म का साइज जो होता है इट does not bear any relation with the amount of DNA present in its cells, that is called C value paradox। So that is all for today बेटा। I hope आपको समझ आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।